राम राम सा। साल था 1923। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देश में एक जंग चल रही थी। उस दौर में कानपुर से एक अखबार छपता था जिसका नाम था प्रताप। उसे चलाने वाले थे गणेश शंकर विद्यार्थी। एक बार एक बहुत बड़े नेता ने उनसे कहा कि विद्यार्थी जी थोड़ा संभल कर लिखिए वरना प्रेस बंद हो जाएगी, ब्रिटिश सरकार जब्त कर लेगी। जानते हैं गणेश शंकर जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था, अगर मेरी कलम सच लिखते हुए रुक जाए तो बेहतर है कि यह हाथ ही कट जाए। लेकिन आज अगर आप सुबह उठकर न्यूज़ चैनल खोलें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें तो आपको पत्रकार कम और अखाड़े के पहलवान ज़्यादा नज़र आते हैं। कोई राइट में खड़ा होकर बैटिंग कर रहा है तो कोई लेफ्ट के पाले में जाकर फील्डिंग कर रहा है। सच तो उस भीड़ में कहीं बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा है। तभी तो किसी शायर ने आज के दौर के इस मीडिया पर बिल्कुल सटीक लिखा है, बिकने वाले और भी हैं, जाओ जाकर खरीद लो। हम कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं, मगर अफसोस आज किस्मत बदलने वाले ही खुद को बाजार में बेचकर बैठे हैं। आज राष्ट्रीय पथ में हम बात करेंगे उस चौथी जागीर की जिसे कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया था। लेकिन आज वो स्तंभ थोड़ा सा राइट झुक गया है या थोड़ा सा लेफ्ट, और जो लोग पूरी तरह से न्यूट्रल होने का दावा करते हैं क्या वो वाकई दूध के दूल्हे हैं? आज खोलेंगे इस पर पूरे मीडिया के मायाजाल की पढ़ते। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, ये लेफ्ट विंग यानी वामपंथी और राइट विंग यानी दक्षिणपंथी आखिर भला क्या है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर चलना होगा साल 1789 में। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की असेंबली बैठी थी और राजा के सामने एक बड़ा फैसला होना था। उस असेंबली में जो लोग राजा यानी पुरानी व्यवस्था के समर्थक थे, जो पुरानी परंपराओं को बचाना चाहते थे, वो राजा के दाहिनी तरफ यानी राइट साइड जाकर बैठ गए, और जो लोग राजा का विरोध कर रहे थे, जो बदलाव चाहते थे, क्रांति चाहते थे, वो बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड जाकर बैठ गए। बस यहीं से जन्म हुआ इन दो शब्दों का। राइट विंग मतलब वो जो पुरानी व्यवस्था, राष्ट्रवाद, संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, और लेफ्ट विंग मतलब वो जो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्रांति, बराबरी और सोशलिज्म की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो आज़ादी के पहले हमारा मीडिया कैसा था? बाल गंगाधर तिलक साहब का केसरी हो या बाबा साहब अम्बेडकर का मूक नायक, इनका कोई विंग नहीं था, इनका सिर्फ एक ही विंग था, राष्ट्र विंग। इनका एकमात्र मकसद था सोई हुई जनता को जगाना। लेकिन आज के समय में भारत का मीडिया इस चक्कर में ऐसा फंसा है कि एक आम आदमी पूरी तरह कन्फ्यूज हो गया है कि आखिर खबर कहाँ देखें। आज के मीडिया को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, राइट लीनिंग या प्रो गवर्नमेंट मीडिया, जिन्हें आलोचक गोदी मीडिया भी कहते हैं। इनका काम क्या है? सरकार की हर नीति को मास्टर स्ट्रोक बताना, विपक्ष को हर समस्या की जड़ साबित करना और राष्ट्रवाद का ऐसा चश्मा पहनना जिसमें देश की कमियां दिखना ही बंद हो जाए। लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे रोकड़े का खेल है। सरकारें हर साल करोड़ों अरबों रुपये विज्ञापनों पर खर्च करती हैं। बड़े न्यूज़ चैनलों का रेवेन्यू इसी से आता है। अब जो खाएगा जिसका दाना वो गाएगा उसी का गाना, सीधी सी बात है। अब आइए दूसरे पाले पर, लेफ्ट लीनिंग या एंटी गवर्नमेंट मीडिया। इनका दावा होता है कि ये क्रांतिकारी हैं, ये जनता की आवाज़ हैं। लेकिन कई बार इनका एजेंडा इतना हावी हो जाता है कि सरकार अगर कोई अच्छा काम भी करे तो ये उसमें भी कीड़े ढूंढने लगते हैं। देश की छवि को दुनिया के सामने सिर्फ एक मलबे की तरह पेश करना इनका शगल बन जाता है। इनका इकोसिस्टम भी फिक्स है, इंटरनेशनल फंडिंग, कुछ खास तरह के डोनर्स और एक खास तबके की व्यूवरशिप। अरे भाई, एक पक्ष कहता है कि सगड़ो ही चौको है यानी सब कुछ अच्छा है, और दूसरा पक्ष कहता है सगड़ो ही डूब गयो यानी सब कुछ
बर्बाद हो गया। अरे हमें तो ये बताओ कि हमारे गांव का कुआ कद सुदर्शी, इको जवाब पुणदेशी। तीसरा प्रकार आता है न्यूट्रल या निष्पक्ष मीडिया। आज के दौर में जो सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है वो यही शब्द है, निष्पक्ष। मनोविज्ञान कहता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना एक बैकग्राउंड होता है, अपनी एक सोच होती है, लेकिन पत्रकारिता का नियम यह था कि आप अपनी व्यक्तिगत सोच को घर पर रखकर स्टूडियो आए। आजकल क्या होता है, कई लोग खुद को न्यूट्रल बताते हैं, लेकिन असल में वो सुविधावादी होते हैं। जब हवा राइट की चली तो राइट के सुर में सुर मिला लिया, जब हवा लेफ्ट की हुई तो पाला बदल लिया। इन्हें सेंट्रिस्ट नहीं, इन्हें अवसरवादी कहना सही होगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग लगातार बहस का विषय रहती है। लोग पूछते हैं कि भारत पीछे क्यों है। वो इसलिए नहीं है कि यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यहाँ सच को ढूंढने की नीयत ही कम होती जा रही है। इस पूरे लेफ्ट राइट के खेल में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? आपको और हमारे को। जब न्यूज़ चैनलों पर रोज़ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान या फिर किसी नेता के बेतुके बयान पर घंटों नौटंकी होती है, तब स्क्रीन से कौन से मुद्दे गायब होते हैं? सरकारी नौकरियों के पेपर लीक, अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाइयों की कमी, और किसानों को उनकी फसल का सही दाम न मिलना। इन बुनियादी मुद्दों पर डिबेट करने में टीआरपी नहीं आती, टीआरपी आती है नफरत और खेमेबाजी से। अगर मीडिया सिर्फ एक पक्ष दिखाएगा तो समाज में संवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, हम लोग भी आपस में बंट जाएंगे। आज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी यही कर रहा है। अगर आप राइट विंग के वीडियो देखते हैं तो आपको सिर्फ वही दिखाए जाएंगे, अगर लेफ्ट के देखते हैं तो सिर्फ वही। इसे कहते हैं इको चैम्बर, जहां आपको सिर्फ अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई देती है, किसी दूसरे का तर्क सुना ही नहीं देता। तो फिर इस बीमारी का इलाज क्या है? क्या हमें खबर देखना बंद कर दें? नहीं, इलाज छुपा है हमारी खुद की सजगता में। इसके लिए हमें 3 चीज़ें करनी होगी। पहली, क्रॉस वेरिफिकेशन। अगर कोई खबर बहुत ज़्यादा सनसनीखेज लगे तो उसे दोनों पक्षों के सोर्स से चेक कीजिए, सच हमेशा बीच में कहीं होता है। दूसरी, एजेंडे को पहचानना सीखिए। वीडियो देखते ही समझ जाइए कि सामने वाला आपको सूचना दे रहा है या ओपिनियन आपके दिमाग में ठूंस रहा है। और तीसरी, स्वतंत्र पत्रकारों को सपोर्ट करें, जो लोग बिना किसी बड़े कॉरपोरेट या सरकारी दबाव के ज़मीन पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें मजबूत कीजिए। चलते चलते बस इतनी सी बात कहूँगा, पत्रकारिता कोई धंधों को नहीं, यो तो समाज को आरसो यानी शीशा है। अगर आरसो ही धुंधलो हो जावे लो तो चेहरा साफ क्यों दिखसी। अगली बार जब भी कोई न्यूज़ देखे तो खुद से पूछे, इस खबर से मेरा या मेरे देश का भला हो रहा है या सिर्फ किसी की राजनीति चमक रही है। आपकी इस पूरे लेफ्ट राइट के खेल पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये विश्लेषण दमदार लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। राम राम सा, जय हिंद।